नमस्कार। आज हम खून चढ़ाने यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स से जुड़े एक काफ़ी अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ये वो अनचाही प्रतिक्रियाएं हैं जो कभी-कभी खून चढ़ाने के दौरान या बाद में हो सकती हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस विषय की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू होती है और फिर इसके अलग-अलग प्रकारों के वर्गीकरण तक जाती है। देख के लगता है कि ये चिकित्सा जगत से जुड़ी किसी विस्तृत अध्ययन सामग्री का हिस्सा है। तो आज हम इसी जानकारी को खंगालेंगे, समझेंगे कि ये रिएक्शंस आखिर हैं क्या, कैसे पता चलता है कि ये हो रही हैं, इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इन्हें किस तरह से समझा जाता है। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो शुरुआत परिभाषा से करते हैं। बिल्कुल। ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो सीधे शब्दों में मतलब जब शरीर को बाहर से खून या उसका कोई घटक दिया जाता है, जी जैसे प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, जी और शरीर उस पर कोई नकारात्मक या कह सकते हैं अनपेक्षित प्रतिक्रिया दिखाता है, तो उसे ही ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। सामग्री इसे खून चढ़ाने के दौरान या बाद में होने वाली कोई भी हानिकारक घटना या अप्रत्याशित लक्षण के रूप में परिभाषित करती है। सोचिए, ये शरीर का एक तरह का अलार्म है, जी। बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। शरीर का अलार्म, हाँ, ये समझने में आसान है। तो फिर ये अलार्म बजता कैसे है? यानी इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाना जाए कि कोई प्रतिक्रिया हो रही है? देखिए, लक्षणों की एक पूरी श्रृंखला है और ये हल्के से लेके बहुत गंभीर तक हो सकते हैं। जी। जानकारी के अनुसार सबसे आम लक्षण है बुखार का आना। बुखार? हाँ, बुखार, जी। जिसके साथ ठंड लग भी सकती है और नहीं भी। लेकिन बुखार तो कई वजहों से आ सकता है ना? तो क्या ये हमेशा चिंता की बात होती है ट्रांसफ्यूजन के दौरान? ट्रांसफ्यूजन के संदर्भ में बुखार को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सबसे आम जरूर है, पर यह किसी गंभीर प्रतिक्रिया का पहला संकेत भी हो सकता है। इसके अलावा और भी कई लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना होता है। जैसे जहां सुई लगी है उस जगह पर दर्द होना, या फिर सीने, पेट या पसलियों के नीचे के हिस्से मतलब फ्लैंक्स में दर्द महसूस होना। दर्द के अलावा और क्या? ब्लड प्रेशर में अचानक बदलाव आना, मतलब पहले के स्तर से 30 mmG ऊपर या नीचे चले जाना। सांस लेने में दिक्कत होना भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। सांस फूलना, जिसे डिस्पनिया कहते हैं, या तेजी से सांस चलना, टैकिपनिया, या फिर सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना, वीजेस। अच्छा, और त्वचा पर भी कुछ असर दिख सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, त्वचा पर पित्ती उछलना, यूर्टिकारिया जिसे कहते हैं, या खुजली होना, प्रियोराइटिस, या किसी खास जगह पर अचानक सूजन आ जाना, मतलब लोकलाइज्ड इडीमा, ये सब एलर्जिक रिएक्शन के संकेत हो सकते हैं। इसके साथ ही जी मिचलाना, नोजिया, जिसके साथ उल्टी हो भी सकती है और नहीं भी। सामग्री में एक और खास लक्षण का जिक्र था, गहरे या कोला जैसे रंग का पेशाब आना। ये सुनने में तो काफी गंभीर लग रहा है। ये वाकई एक गंभीर संकेत है। जैसा कि सामग्री बताती है, ये तीव्र हेमोलिसिस यानी लाल रक्त कोशिकाओं के तेजी से टूटने का सूचक हो सकता है। और खास बात यह है कि बेहोश मरीजों में, जिनमें बाकी लक्षण शायद उतने स्पष्ट ना हो, ये गहरे रंग का पेशाब भी पहली चेतावनी हो सकता है। ओह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। और एक अंतिम संकेत भी बताया गया है, अनियंत्रित रक्तस्राव या DIC के लक्षण। ये DIC क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? DIC यानी डिसेमिनेटेड इंट्रामैस्कुलर कोएगुलेशन। देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसमें होता यह है कि शरीर में खून के छोटे छोटे थक्के बनने लगते हैं, जिससे रक्त वाहिकाएं ब्लॉक हो सकती हैं और साथ ही खून बहना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि खून जमाने वाले फैक्टर्स वो खत्म हो जाते हैं। बाप रे। हाँ, ये कुछ गंभीर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस का परिणाम हो सकता है। तो आप देख सकती हैं, लक्षणों की ये विविधता बताती है कि प्रतिक्रियाएं कितनी अलग-अलग तरह की और गंभीर हो सकती हैं। ये लक्षण जानना तो वाकई बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल मन में आता है कि आखिर ये प्रतिक्रियाएं होती क्यों हैं? क्या ये खून की क्वालिटी में कमी की वजह से होती हैं या कुछ और कारण है? कारण कई हो सकते हैं और जानकारी इन्हें मुख्य रूप से 2 बड़ी श्रेणियों में बांटती हैं। 2 श्रेणियां? हाँ, तकनीकी त्रुटियां यानी टेक्निकल एरर्स, और दूसरी क्लिनिकल त्रुटियां, क्लिनिकल एरर्स। तकनीकी त्रुटियों से क्या मतलब है? मतलब लैब में गड़बड़? हाँ बिल्कुल, इसमें वो गलतियां शामिल हैं जो लैब में या टेस्ट करते समय हो सकती हैं, जैसे ब्लड ग्रुपिंग या क्रॉस मैचिंग में गलती हो जाना।
मतलब ये सही से पता न लगाना कि मरीज का ब्लड ग्रुप क्या है और जो खून दिया जा रहा है वो उसके साथ मैच करता है या नहीं। अच्छा, या फिर जो टेस्ट किए गए उनके नतीजों को गलत समझ लेना। ये तो बहुत बुनियादी चीजें लगती हैं सुनने में, लेकिन इनमें गलती के परिणाम तो शायद बहुत गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल। आप सोचिए, अगर किसी को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे बाहरी हमलावर समझकर उस पर टूट पड़ती है। इससे लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। इसे हम एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या AHTR कहते हैं, और यह सबसे खतरनाक प्रतिक्रियाओं में से एक है। ओह, सामग्री में कुछ और कारण भी अन्य यानी अदर्स श्रेणी में दिए गए थे, हाँ वो क्या है? हाँ, उनमें शामिल है खून निकालते समय ही उसका दूषित हो जाना, मतलब फ्लेबोटमी के दौरान बैक्टीरियल कंटैमिनेशन, या फिर खून का तापमान सही ना होना, मतलब उसे 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा कर देना या 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म कर देना। इससे भी लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। और प्रक्रिया में होने वाली गलतियां भी हैं, जैसे मरीज की ही गलत पहचान कर लेना, हाँ, या खून के सैंपल की गलत पहचान, या फिर खून चढ़ाते समय ही कोई चूक हो जाना। ये तो मानवीय भूल जैसे लगते हैं। सही कहा। और ये मानवीय भूल की संभावना ही प्रक्रिया के हर चरण पर अत्यधिक सावधानी और प्रोटोकॉल के पालन को अनिवार्य बनाती है। खूनदान में लेने से लेकर उसकी जांच, स्टोरेज और आखिर में मरीज को चढ़ाने तक हर कदम पर पहचान की पुष्टि, मतलब पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ब्लड यूनिट वेरिफिकेशन, सही लेबलिंग और सही प्रक्रिया का पालन बहुत जरूरी है। एक छोटी सी चूक भी, जैसा हमने देखा, गंभीर या जानलेवा हो सकती है। ये तो हुई तकनीकी और प्रक्रियात्मक बातें। क्लिनिकल त्रुटियों में क्या आता है? क्लिनिकल त्रुटियों में मुख्य रूप से अपर्याप्त लेबलिंग, मतलब लेबल ठीक से ना लगे हों, और ब्लड बैंक या अस्पताल द्वारा गलत खून जारी कर देना शामिल है। ये फिर से सिस्टम और मानवीय कारक की ओर इशारा करता है। अगर लेबल ठीक से नहीं लगे हैं या जानकारी अधूरी है तो कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और अगर किसी मरीज के लिए गलती से किसी और का ब्लड यूनिट इश्यू हो गया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ये सही मरीज, सही खून, सही समय के सिद्धांत के महत्व को रेखांकित करता है। तो कारण समझने के बाद अब इन प्रतिक्रियाओं के प्रकारों पर आते हैं। जानकारी इन्हें कैसे बांटती है? मुख्य वर्गीकरण इस आधार पर है कि लक्षण कितनी जल्दी सामने आते हैं। दो मुख्य समूह हैं। पहला, इमीडिएट या अक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो तुरंत या कुछ ही घंटों में होती हैं। तुरंत होने वाली। हाँ, और दूसरा डिलेड या क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो कुछ दिनों या हफ्तों बाद प्रकट होती हैं। इन्हें आप तेज आंधी और धीमी बारिश की तरह समझ सकती हैं। दोनों का असर होता है, पर समय और तीव्रता अलग अलग होती है। चलिए, पहले इस तेज आंधी यानी एक्यूट रिएक्शन को समझते हैं। ये ज्यादा खतरनाक लगती हैं सुनने में। हाँ, अक्यूट रिएक्शंस अक्सर ज्यादा नाटकीय और गंभीर हो सकती हैं, और इनमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। ये तब हो सकती हैं जब खून का प्रकार असंगत हो या मरीज के शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज दिए गए खून पर हमला करें, या फिर कुछ और कारण हो। इन्हें भी आगे दो हिस्सों में बांटा गया है, इस आधार पर कि प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब इम्यून सिस्टम की भूमिका है या नहीं। अच्छा, तो इम्यूनोलॉजिकल और नॉन इम्यूनोलॉजिकल एक्यूट रिएक्शंस। बिल्कुल। इम्यूनोलॉजिकल एक्यूट रिएक्शंस वो हैं जिनमें शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली ही प्रतिक्रिया का कारण बनती है। इसमें मुख्य है पहला, एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, AHTR। जिसके बारे में हमने पहली बात की थी, गलत ब्लड ग्रुप वाला। हाँ भाई, ये ABO ब्लड ग्रुप की असंगति के कारण सबसे गंभीर प्रतिक्रिया है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती हैं। दूसरा है नॉन हेमोलिटिक फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, NHFTR। इसमें तेज बुखार आता है, अक्सर ठंड लगने के साथ, पर लाल कोशिकाएं नष्ट नहीं होती। ये दाता के खून में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाओं या साइटोकाइंस के प्रति प्रतिक्रिया हो सकती है। तीसरा, एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये आमतौर पर हल्की होती हैं, जैसे पित्ती या खुजली। ये दाता के प्लाज्मा प्रोटीन के प्रति एलर्जी से होती है। और चौथा, एनाफिलैक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये एक बेहद गंभीर, जानलेवा और तुरंत होने वाली एलर्जिक प्रतिक्रिया है। जानलेवा भी? हाँ, ये खासकर उन दुर्लभ मरीजों में होती है जिनमें IgA नामक एंटीबॉडी की जन्मजात कमी होती है और उन्हें IgA युक्त खून चढ़ा दिया जाए। उनका शरीर IgA को बाहरी तत्व मानकर भयानक प्रतिक्रिया करता है। ये इम्यूनोलॉजिकल वाला पहलू तो वाकई जटिल है, जहां शरीर की रक्षा प्रणाली ही समस्या बन सकती है। अब नॉन इम्यूनोलॉजिकल एक्यूट रिएक्शन के बारे में बताएं। इनमें प्रतिरक्षा प्रणाली शामिल नहीं होती। सही कहा।
इनमें प्रतिरक्षा प्रणाली सीधे तौर पर शामिल नहीं होती, बल्कि कारण कुछ और होते हैं। जैसे पहला, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। अगर खून का यूनिट बैक्टीरिया से दूषित हो गया हो तो उसे चढ़ाने से मरीज को गंभीर संक्रमण यानी सेप्सिस और शॉक लग सकता है। इसमें क्या लक्षण होते हैं? इसमें तेज बुखार, कंपकपी और ब्लड प्रेशर का तेजी से गिरना जैसे लक्षण दिखते हैं। दूसरा है सर्कुलेटरी ओवरलोड, जिसे TACO भी कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। ये तब होता है जब खून बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत तेजी से चढ़ा दिया जाए, खासकर उन मरीजों में जिनका दिल या फेफड़े पहले से कमजोर हों। अच्छा। इससे मरीज का सर्कुलेटरी सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, जिससे सांस फूलना, खांसी और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तीसरा, हेमोलिसिस, जो भौतिक या रासायनिक कारणों से हो। जैसा हमने कारणों में बात की थी, अगर खून को गलत तापमान पर स्टोर किया गया, बहुत ठंडा या गर्म, या गलत तरीके से हैंडल किया गया, हाँ। तो लाल रक्त कोशिकाएं टूट सकती हैं, जिससे हेमोलिसिस हो सकता है, भले ही ब्लड ग्रुप सही हो। और चौथा है नॉन कार्डियोलॉजिक। सामग्री यहाँ थोड़ी अस्पष्ट है, लेकिन शायद इसका इशारा ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी TRLI जैसी स्थितियों की ओर है। ट्रैली। हाँ, ट्रैली में फेफड़ों में अचानक सूजन आ जाती है। हालांकि स्रोत में TRLI का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये तो हुई वो प्रतिक्रियाएं जो तुरंत सामने आ जाती हैं। अब उस धीमी बारिश यानी डिलेड रिएक्शन की बात करते हैं, जो कुछ समय बाद असर दिखाती हैं। हाँ, डिलेड यानी विलंबित प्रतिक्रियाएं। ये खून चढ़ाने के कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों बाद तक प्रकट हो सकती हैं। ये अक्सर उतनी नाटकीय नहीं होती जितनी एक्यूट रिएक्शन, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है और मरीज के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं फिर, एक्यूट से अलग? लक्षणों में शामिल हो सकते हैं हल्का बुखार, त्वचा पर दाने यानी रैश, पीलिया, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, मतलब त्वचा और आंखों का पीला पड़ना। अच्छा, पीलिया। हाँ, जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने का संकेत है। या फिर खून की कमी, एनीमिया का बढ़ जाना। ये भी इम्यून मध्यस्थ या अन्य कारणों से हो सकती हैं। एक्यूट की तरह इन्हें भी इम्यूनोलॉजिकल और नॉन इम्यूनोलॉजिकल में बांटा गया है। तो डिलेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कौन सी हैं? इनमें मुख्य हैं, पहला डिलेड हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन DHTR। ये AHTR से अलग है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होती हैं, आमतौर पर शरीर के अंदर ही, खासकर प्लीहा यानी स्प्लीन में। धीरे धीरे? हाँ, ये तब होता है जब मरीज के शरीर में पहले से, शायद पिछले ट्रांसफ्यूजन या गर्भावस्था के कारण, कुछ एंटीबॉडीज मौजूद हों जो दाता की लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद किसी कम सामान्य एंटीजन के खिलाफ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करती हैं। लक्षण हल्के होते हैं, जैसे हल्का बुखार, पीलिया और हीमोग्लोबिन का स्तर गिरना। अच्छा। और दूसरा है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा PTP। ये एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है। इसमें ट्रांसफ्यूजन के लगभग 5 से 10 दिन बाद मरीज के अपने प्लेटलेट्स की संख्या अचानक बहुत कम हो जाती है, जिससे गंभीर रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। ये खास प्लेटलेट एंटीबॉडीज के कारण होता है। ओह। और तीसरा है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज GVHD। हाँ, ये ट्रांसफ्यूजन से जुड़ी सबसे खतरनाक, हालांकि बहुत दुर्लभ प्रतिक्रियाओं में से एक है। इसमें दाता के खून में मौजूद जीवित T लिम्फोसाइट्स, जो एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, हाँ। वो प्राप्तकर्ता के शरीर के ऊतकों जैसे त्वचा, लिवर, आंत को बाहरी समझकर उन पर हमला कर देती हैं। ये खासकर उन मरीजों के लिए ज्यादा जोखिम भरा है जिनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मरीज। GVHD सुनने में ही बहुत गंभीर लग रहा है, वाकई। अब नॉन इम्यूनोलॉजिकल डिलेड रिएक्शन का क्या उदाहरण है? इसका मुख्य उदाहरण जो सामग्री में दिया गया है वो है ट्रांसफ्यूजन इंड्यूस्ड हेमोसिड्रोसिस। सीधे शब्दों में कहें तो आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड मतलब शरीर में आयरन ज्यादा हो जाना। बिल्कुल, ये उन मरीजों में होता है जिन्हें लंबे समय तक बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, जैसे थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया के मरीज। हर यूनिट खून के साथ शरीर में अतिरिक्त आयरन आता है। समस्या ये है कि शरीर के पास इस अतिरिक्त आयरन को बाहर निकालने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। तो वो जमा होता रहता है। हाँ, समय के साथ ये अतिरिक्त आयरन लिवर, हृदय और अन्य अंगों में जमा होता जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन लंबे समय में बहुत गंभीर हो सकती है। तो ये पूरा वर्गीकरण एक्यूट बनाम डिलेड और फिर इम्यूनोलॉजिकल बनाम नॉन इम्यूनोलॉजिकल,
ये वाकई इस जटिल विषय को समझने में काफी मदद करता है। ये दिखाता है कि खून चढ़ाने से जुड़ी समस्याएं कितनी अलग-अलग तरह की हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये वर्गीकरण डॉक्टरों को सही निदान करने और उचित उपचार शुरू करने में भी मदद करता है, क्योंकि हर प्रकार की प्रक्रिया का मैनेजमेंट अलग होता है। तो अंत में ये सारी जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, सिवाय इसके कि ये चिकित्सा का एक जटिल पहलू है? नहीं, ये कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि ये रक्ताधान प्रक्रिया की जटिलता और संवेदनशीलता को उजागर करती है। ये महज एक तरल पदार्थ को एक शरीर से दूसरे में डालना नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान और बहुत सारी सावधानियां शामिल हैं। दूसरी बात, इन जोखिमों को समझना हमें उन सुरक्षा प्रक्रियाओं की अहमियत बताता है जो अपनाई जाती हैं। सटीक ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, मरीज और खून की सही पहचान, सही तापमान नियंत्रण। ये याद दिलाता है कि खून के संग्रहण से लेकर उसे मरीज तक पहुंचाने तक हर कदम पर सतर्कता क्यों जरूरी है। और शायद मरीजों और उनके परिवारों के लिए भी ये जानना उपयोगी है ना? निश्चित रूप से लक्षणों के बारे में जागरूक होने से उन्हें किसी भी असामान्य संकेत को जल्दी पहचानने और स्वास्थ्य टीम को सूचित करने में मदद मिल सकती है। शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप गंभीर परिणामों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये जानकारी जीवन रक्षक जरूरत और संभावित जोखिमों के बीच के नाजुक संतुलन को समझने में भी मदद करती है। तो आज हमने रक्तदान प्रतिक्रियाओं के विषय में काफी गहराई से जानकारी हासिल की। हमने समझा कि ये क्या है, खून या उसके घटकों को चढ़ाने से जुड़ी प्रतिकूल घटनाएं। हमने इनके आम लक्षणों को जाना, जैसे बुखार, दर्द, सांस की तकलीफ, त्वचा पर असर और गहरे रंग का पेशाब जैसे खास संकेत। हमने इनके कारणों पर भी बात की, जिनमें तकनीकी और क्लिनिकल त्रुटियों से लेकर बैक्टीरिया संक्रमण और तापमान की गड़बड़ी तक शामिल हैं। और फिर हमने इनके विस्तृत वर्गीकरण को समझा, तत्काल यानी अक्यूट और विलंबित यानी डिलेड प्रतिक्रियाएं, जिन्हें आगे इम्यूनोलॉजिकल और नॉन इम्यूनोलॉजिकल प्रकारों में बांटा गया है। हाँ, ये एक काफी व्यापक अवलोकन था। यहाँ एक बात और सोचने वाली है चलते चलते। क्या? चिकित्सा विज्ञान लगातार इन प्रतिक्रियाओं को कम करने और रक्तदान को और भी सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो भविष्य में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? शायद बेहतर और ज्यादा संवेदनशील स्क्रीनिंग तकनीकें आएं, या खून के घटकों को और शुद्ध करने के तरीके विकसित हों। हो सकता है जिनोमिक स्तर पर मिलान संभव हो जाए, जिससे इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं और कम हों। खासकर आयरन ओवरलोड जैसी पुरानी समस्याओं के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, उनके लिए बेहतर प्रबंधन रणनीतियां या आयरन को शरीर से निकालने के प्रभावी तरीके खोजना कितना महत्वपूर्ण है, ये सोचने वाली बात है। ये भविष्य की संभावनाएं वाकई उम्मीद जगाती हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है रक्तदान प्रतिक्रियाओं के इस जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर आपको स्पष्टता और नई जानकारी मिली होगी।